So today we will discuss elasticity. So what do we have to study in this chapter? First, we will see the syllabus. So in syllabus, you have to study elasticity, its definition, elastic behavior of solid, stress और strain, मतलब solid का elastic behavior पढ़ना है, stress और strain क्या है ये पढ़ना है, and their relationship, Hooke's law. And then three modulus. First, Young's modulus, bulk modulus, shearing modulus of rigidity या modulus of rigidity, then Poisson's ratio and elastic energy. In elastic energy, we have to study the work done in stitched wire. मतलब किसी वायर को खींचने पर जो काम करना पड़ता है वो, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर, दोनों सेम चीज है. तो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है दैट इज इलास्टिसिटी. देखिए इलास्टिसिटी किसी बॉडी की वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिस वजह से वो अपने ऊपर लगने वाले किसी डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करे, और जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए. मीन्स अगर हम किसी बॉडी पर कुछ फोर्स लगाएं और उसका शेप और साइज चेंज कर दें, और जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ठीक है. तो इलास्टिसिटी एक्चुअली वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है विच एक्चुअली अपोजेस द डिफॉर्मिंग फोर्स, एंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी अटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. सो इसकी डेफिनेशन आपको क्या याद करनी है, कैसे याद करनी है वो हमने बोल दिया. एक और वे है, इलास्टिसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स आर अप्लाइड टू इट एंड रिकवर्स इट्स ओरिजिनल स्टेट एज सून एज द डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड. देन नेक्स्ट आता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. देखिए लिमिट का मतलब है वो एक्सट्रीम डिफॉर्मिंग फोर्स जहां तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से अटेन कर सके वो कहलाती लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. मींस उस लिमिट से ज्यादा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो बॉडी कभी भी अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे नहीं आ सकती. सो व्हाट इज लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी? The maximum deforming force up to which a body retains its property of elasticity is called limit of elasticity of material of the body. अगर limit of elasticity से ज्यादा deforming force लगेगा तो बॉडी अपने इलास्टिक बिहेवियर को लॉस कर देगी. देखा गया होगा जब हम किसी टीन को, स्टील की बॉडी को हम डिफॉर्म करते हैं, छोड़ देते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. बट अगर हम उसको ज्यादा डिफॉर्म करके छोड़ते हैं तो फिर वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा अपना शेप चेंज कर लेता है. दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी. देन देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस चैप्टर नोन एज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. देखिए स्ट्रेस किसी बॉडी के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डेवलप हुआ इंटरनल फोर्स है जो डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता है. देखिए the internal restoring force acting per unit area of cross section of the deformed body is called stress. मतलब किसी बॉडी के यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लगने वाला इंटरनल फोर्स, वो फोर्स जो डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करता है, नोन एज स्ट्रेस. तो स्ट्रेस एक्चुअली एक तरह से देखा जाए प्रेशर की तरह काम करता है. स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस. ठीक. इसकी डायमेंशन भी पूछी जाती है. डायमेंशन क्या होती है? ml की पावर -1 t की पावर -2. डायमेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन है स्ट्रेन. स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन शेप. मतलब जब हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी के शेप या साइज में जो चेंज हो उसको बॉडी के ओरिजिनल शेप और साइज से डिवाइड करना स्ट्रेन कहलाता है.
So strain is the ratio of the change in the shape of the body to the original shape of the body. So strain क्या है? The change occurred in the unit size of the body is called strain. और ऐसे भी कह सकते it depend upon the way of deforming force are applied to the body. There are three types of strain. strain को हम तीन तरह से होते हैं, तीनों हम बाद में देखेंगे. strain का सिंपल तरीका ये है, जो बॉडी में चेंज आया उसको ओरिजिनल शेप से डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन. अब स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज नो यूनिट नो डायमेंशन. लर्न कर लीजिए, स्ट्रेन हैज नो यूनिट नो डायमेंशन. अब स्ट्रेन तीन तरह का होता है. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जब किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लगे तो उस स्ट्रेस को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. और उस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आता है दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. फिर होता वॉल्यूमेट्रिक. अब वॉल्यूमेट्रिक, अगर हम किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लगाए हर तरफ से तो बॉडी का वॉल्यूम घटेगा, तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है. तो इस तरीके का जो हम फोर्स लगाए जो नॉर्मली एक्ट करे हर तरफ से, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. और इसकी वजह से बॉडी के शेप में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तीसरा होता है शेयरिंग स्ट्रेस. अगर हम किसी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो ट्विस्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिस जगह से बॉडी फिक्स होती है उस जगह पे डिफॉर्मेशन कम होता है, और जिस जगह से ट्विस्ट किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, वहां डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है. तो होता क्या है, जैसे जैसे फोर्स से हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है उससे हम दूर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि डिफॉर्मेशन घटता जाता है. तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इस तरीके का फोर्स लगाया जाए कि हर सरफेस बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट लेयर अलग अलग तरीके का स्ट्रेस शेयर करें. तो उस स्ट्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस. और इस तरीके से जो डिफॉर्मेशन आता है बॉडी में दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन. तो स्ट्रेस बता दिया, स्ट्रेन बता दिया. अब आते हैं हुक्स लॉ. हुक्स stated that for a limit of elasticity and for small strain, मतलब बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर ना खत्म हो और जो स्ट्रेन है उसके शेप और साइज में जो बदलाव हो रहा है वो थोड़ा हो, बहुत ज्यादा ना हो, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स कम लगा हो. फॉर स्मॉल स्ट्रेन, इफ स्ट्रेन इज स्मॉल देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. जितना हम बॉडी पे स्ट्रेस लगाएंगे वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. तो इंपॉर्टेंट चीज है हुक्स लॉ, इफ स्ट्रेन इज स्मॉल, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, देन द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह दिए, कांस्टेंट कह दिए, हुक्स कांस्टेंट कह दिए, ऑल आर सेम, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक. अब इसी में हुक्स लॉ से नेक्स्ट आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो देखिए यंग्स मॉडुलस, यंग्स साइंटिस्ट का नाम है. ही स्टेटेड दैट फॉर स्मॉल, देखिए हुक्स के लॉ से ही सारे ये मॉडुलस निकले हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब हुक्स के लॉ से ही निकले हैं. तो देखिए इफ स्ट्रेन इज स्मॉल देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ये एक हुक्स के लॉ के हिसाब से डेफिनेशन है यंग्स मॉडुलस की. अब इसमें क्या दिया है, द चेंज इन द लेंथ पर यूनिट लेंथ, सॉरी द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. पहले हम समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है. अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स उसकी लंबाई के डायरेक्शन में लगे तो उसकी लंबाई में जो चेंज हो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लंबाई, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. And the force applied per unit area of cross section of the body is called longitudinal stress. तो longitudinal strain और longitudinal stress आपको पहले बता दिया. अब आते हैं हुक्स के लॉ को अप्लाई करके यंग्स मॉडुलस बताना. देखिए लिखा हुआ हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the corresponding longitudinal strain is called यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर यंग्स मॉडुलस पूछा जाए तो आप डायरेक्टली ये लिखिए, for small strain the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is known as Young's modulus. ठीक. तो Young's modulus को गामा या वाई से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखिए इसकी प्रूविंग भी समझ लीजिए. मान लेते एक वायर है
जिसकी लंबाई है कैपिटल एल। इस वायर में एक फोर्स लगाते हैं या वायर पर एक वेट लटकाते हैं mg, ठीक। जब वेट लटकाते हैं तो वायर की लंबाई में डेल्टा एल इंक्रीमेंट हो जाता है। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वायर पर स्ट्रेस क्या होगा, mg अपॉन ए को क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर सिलेंडर के शेप का है, उसका एंड कैसा होगा, सर्कुलर। और स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दैट इज mg अपॉन पाई आर स्क्वायर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। अब यंग्स मॉडुलस आते हैं। व्हाट डज यंग्स मॉडुलस स्टेटेड दैट for a small strain the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is called Young's modulus। तो longitudinal stress क्या है, mg पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और longitudinal strain क्या, डेल्टा एल अपॉन एल। कैपिटल एल को ऊपर ले जाए, पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाए, तो देखिए हो जाएगा mg एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब यहाँ एक चीज और समझिए, अगर वेट ना लटका के हम कहें कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स F है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर की जगह A ही लिखते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा FL अपॉन A डेल्टा एल। F क्या है, फोर्स अप्लाइड, L क्या है, ओरिजिनल लंबाई, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एंड डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। नेक्स्ट आते हैं बल्क मॉडुलस। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर हर डायरेक्शन से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। किसी बॉडी पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स जो होता है वो प्रेशर कहलाता है। तो अगर बॉडी के हर एक पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स लगे, मतलब बॉडी प्रेशर के अंडर काम करे, तो बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये जो सॉलिड लाइन है ये ओरिजिनल शेप को बता रहा है, मतलब ये ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये डॉटेड लाइन का जो शेप है ये इसका घटा हुआ वॉल्यूम है। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी से, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है जो नॉर्मली किसी बॉडी पे लगे, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक। अब जो बॉडी में चेंज आ रहा है वो कैसा कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर हम बॉडी के इस फिनोमिना को समझें तो हमारे पास हुक्स के लॉ के हिसाब से क्या बनेगा, फॉर स्मॉल स्ट्रेन द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, ठीक। तो देखिए क्या दिया है, पहले हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस पढ़ लेते हैं। द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस दैट इज कॉल्ड प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यू मे से। अब हुक्स के लॉ को एप्लीकेबल करते हैं और बल्क मॉडुलस बताते हैं। तो आप सिंपल ये लिखेंगे कि दैट फॉर स्मॉल स्ट्रेन या अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ द सब्सटेंस या बॉडी। तो बल्क मॉडुलस को बी या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, प्रेशर पी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या, स्ट्रेन क्या है, डेल्टा वी अपॉन वी, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, और ऊपर क्या है न्यूमरेटर में पी, वी ऊपर चला जाएगा। तो दैट बल्क मॉडुलस ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी दैट इज माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी। पी इज नॉर्मल स्ट्रेस या हम प्रेशर कह सकते हैं, वी इज ओरिजिनल वॉल्यूम एंड डेल्टा वी इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब इस शेप से आप देखिए, यहां एक दो शेप दिख रहे हैं, एक में सॉलिड लाइन है जो इसका ओरिजिनल शेप था, जब इस पर हमने फोर्स इसके सरफेस पे लगाया F तो बॉडी टिल्ट हुई। तो देखिए सबसे ज्यादा बॉडी ऊपरी सतह पे चेंज हुई है, जबकि नीचे वाला जो सरफेस है वो अपनी जगह पे फिक्स है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब फोर्स से दूर जाते हैं, तो हम देख रहे डिफॉर्मेशन घट रहा है, मतलब बॉडी एक एंगल में शिफ्ट हुई है। इस तरीके का जो स्ट्रेस होता है, फोर्स जो लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस, और इस तरीके का जो बदलाव आता है शेप में उसे कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। तो अब इसको समझते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है। तो देखिए, व्हेन अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, सरफेस पर टेंजेंशियल कोई फोर्स लगे
द अपोजिट सरफेस बीइंग केप्ट फिक्स्ड, दूसरा सरफेस फिक्स रखा गया है. इट सरफेस अ चेंज, सॉरी, इट सफर्स अ चेंज इन शेप, इट्स वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज, वॉल्यूम सेम रहता है. द बॉडी इज सेट टू बी शेयर्ड, बॉडी क्या शेयर, मतलब बॉडी का हर एक सतह फोर्स को या स्ट्रेस को शेयर कर रहा है. ठीक है. द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर फ्रॉम द फिक्स सरफेस इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन. अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेन क्या चीज है. द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेयर, किसी लेयर के ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम द फिक्स सरफेस, उस लेयर की फिक्स सरफेस से दूरी, इसका रेशियो, ठीक, फ्रॉम द फिक्स सरफेस इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन. ठीक. एंड द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, जो फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया में, दैट इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस. ठीक. अब अगर हम हुक्स के लॉ से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताएं तो इसको हम ऐसे कहेंगे, अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इफ द स्ट्रेन इज स्मॉल then the ratio of shearing stress to the shearing strain is known as modulus of rigidity. अब देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से रिप्रेजेंट, ये एन के फॉर्म का सिंबल होता है, दैट इज कॉल्ड ईटा. ठीक. शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, दैट इज कॉल्ड थीटा. ठीक. तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, एफ अपॉन ए अपॉन थीटा. थीटा क्या है, जितना एंगल वो शिफ्ट हुई है, ट्विस्ट हुई है, तो एफ अपॉन ए थीटा, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. अच्छा देखिए, जितने भी मॉडुलस होते हैं, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, बल्क मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, इनकी वही यूनिट या डायमेंशन होती है जो कि स्ट्रेस की यूनिट या डायमेंशन होती है. क्यों, हर किसी में डिवाइड किया जाता है स्ट्रेन से, और स्ट्रेन की ना कोई यूनिट होती ना कोई डायमेंशन होता है. तो मॉडुलस चाहे कोई सा हो, उसकी यूनिट वही होगी जो स्ट्रेस की यूनिट होती है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी वही होगी. नेक्स्ट आता है पॉइजन्स रेशियो. देखिए पॉइजन्स रेशियो सिंपल से भाषा में समझें तो हम ऐसे कहेंगे, जब किसी चीज को लंबाई में बढ़ाते हैं तो उसकी मोटाई कम हो जाती है. मीन्स किसी चीज में अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा है तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, बट उसकी जो लैटरल जो शेप है वो कम होगा. ये लैटरल होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है. अगर कोई चीज लॉन्गिट्यूडनल वे में बढ़ रही है तो लैटरल वे में वो कम हो जाएगी. इसी का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो. मींस अगर हमने किसी चीज पर फोर्स लगाया एफ न्यूटन का, और उसका ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल, ओरिजिनल थिकनेस थी कैपिटल डी. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से बॉडी का शेप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बढ़ेगा. उसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट आया वो आया डेल्टा एल. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हुआ, डेल्टा एल अपॉन एल. अब आते हैं, बॉडी की ओरिजिनल थिकनेस थी कैपिटल डी, बट फोर्स लगाने की वजह से उसकी थिकनेस में जो कमी आई वो आई डेल्टा डी. तो लैटरल स्ट्रेन क्या कहलाएगा, डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी. अब पॉइजन्स रेशियो क्या है, द पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. सिंपल लैंग्वेज में कि दैट, इसमें लिखा है द फ्रैक्शनल चेंज इन द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स हैव बीन अप्लाइड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, while the fractional change in the perpendicular direction is called the lateral strain. यहां से डेफिनेशन है, the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. तो longitudinal strain क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल. lateral strain क्या होता है, क्योंकि थिकनेस कम हो रही है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी. सो Poisson's ratio is डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल. ठीक, दिस इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो. अब आता है वर्क डन इन स्ट्रिचिंग अ वायर या एनर्जी स्टोर्ड इन स्टिचिंग अ वायर. ठीक, दोनों के लिए सेम प्रूविंग करनी और इंपॉर्टेंट है. कह रहे व्हेन अ वायर इज स्ट्रिच्ड वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटर एटॉमिक फोर्स. जब हम किसी चीज को खींचते हैं
तो इंटर एटॉमिक फोर्स के अगेंस्ट हमें एक काम करना पड़ता है. दिस वर्क स्टोर्ड इन द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ये जो वर्क होता है उस वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. अब हमें इसी की प्रूविंग करनी है. मान लेते एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल और उस पर एफ न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट आता है वो आता है स्मॉल एक्स. ठीक. वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, एफ अपॉन ए. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, एक्स अपॉन एल. ठीक. अब यंग्स मॉडुलस, क्योंकि बॉडी पे लंबाई में हम फोर्स लगा रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस लेंगे. यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल, दैट इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एक्स. ठीक. अब हम f को प्रिंसिपल बना देंगे. तो f प्रिंसिपल बनाएंगे तो क्या होगा, y a x अपॉन एल. सो f इज इक्वल टू y a x अपॉन एल. ये फोर्स पता चल गया. अब बॉडी को हम थोड़ा सा और डिस्प्लेस करना चाहते हैं बाय अ डिस्टेंस ऑफ dx. तो देखिए बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो है f इज इक्वल टू y a l अपॉन x. मतलब अगर हमें थोड़ा सा उसको और डिस्प्लेस करना है और लंबा करना है dx तो लगभग हमें वही फोर्स लगाना पड़ेगा. तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा चाहिए, dx डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफरेंशियल वर्क होता है. तो dw बराबर क्या होगा, f इंटू dx. f के इस फॉर्मूले को यहां पुट कर देते हैं. तो dw इज इक्वल टू y a x अपॉन l इंटू dx. अब जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw बराबर y a l कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dw की वैल्यू होगी w, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू होगी x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2, या जनरली हम कहें इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx दैट इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक. तो हमारे पास इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो देखिए एक स्टेप इन्होंने हटा दिया, आप वो स्टेप लगा सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू y a l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ dw करेंगे तो क्या आएगा, w. y a l वैसे ही लिख दीजिए. देखिए इन्होंने यहाँ पे स्टेप शो की, y a l हम बाहर ले लेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये कहां से कहां लेंगे, वायर की ओरिजिनल लेंथ हम मान रहे हैं 0 और उसको थोड़ा सा बढ़ाना है l लेंथ तक, स्मॉल l तक हमें बढ़ाना है. तो हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से l तक. ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, फिजिक्स में भी ये टर्म हमने शुरुआत में इंटीग्रेशन पढ़ाया है. तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx जब हम खोलते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2. जब ओपन ब्रैकेट लगा होता है ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं अपर लिमिट फिर लेते हैं लोअर लिमिट और दोनों के बीच में हम माइनस साइन यूज करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 ये है जो बाहर लिख दिया, बाय ए अपॉन एल वैसे लिखा. और यहाँ क्या होगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जब x बराबर l रखेंगे तो l ही आएगा, l स्क्वायर. x स्क्वायर मतलब यहाँ l स्क्वायर. तो w इज इक्वल टू क्या आया, 1/2 y a l स्क्वायर अपॉन कैपिटल. देखिए एक तो हम ये भी फॉर्मूला यहां तक छोड़ सकते हैं. इसके आगे की स्टेप देखिए, आई हैव स्प्लिटेड l स्क्वायर इंटू 2 पार्ट, l इंटू l. और यहां पर हमने क्या किया, डिवाइड में एक l बढ़ाया और इंटू में एक l बढ़ा दिया. तो देखिए w बराबर 1/2 y l अपॉन l यहां लिख दिया. एक l जो यहां से बचा था उसके अपॉन में एक कैपिटल l रखा और मल्टीप्लाई में एक l रखा, तो ये कट जाएगा तो वही चीज बचेगी. अब देखिए दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस. देखिए यंग्स मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल l. स्ट्रेन का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यंग्स मॉडुलस से तो क्या बचेगा, स्ट्रेस. So this is stress. L upon capital L, that is called strain. A into L, area of cross section into original length, that is called volume of the wire. तो work done is equal to क्या हुआ, 1/2 stress into strain into volume of the wire. अब अगर हम ये कहें कि वर्क डन यूनिट वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, तो वर्क डन इन यूनिट वॉल्यूम या एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. तो देखिए कई सारे फॉर्मूले हो जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के. U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. अगर पूरे वॉल्यूम का पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला. यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी स्टोर पूछ रहे हैं तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर देंगे. अच्छा एक और फॉर्मूला है, अगर हम देखें स्ट्रेस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. तो एक फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर.
सो वी हैव 3 फॉर्मूलाज। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स में। अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, ये ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल दी गई है, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ 3.0 इंटू 10⁻⁻5, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया है, स्टिच्ड बाय द सेम अमाउंट एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ। अब कॉपर ये दिया है स्टील वायर, तो एल एस लिख देंगे, ये लिखेंगे ए एस। कॉपर वायर का लेंथ दिया है, मतलब ए एल सी दिया है 3.5 मीटर, और ए सी दिया है मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर दैट इज 4 इंटू 10⁻⁵ अंडर अ गिवन लोड। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर, हमें यंग्स मॉडुलस बताना है। देखिए कह रहे हैं स्ट्रेचेस बाय द सेम अमाउंट, मतलब जो उनमें चेंज इन लेंथ हो रहा है वो सेम हो रहा है। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे कि उनमें जो इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है वो सेम हो रहा है। If the wire of length L and the area of cross section A is stretched in the length by delta L under a load of mg, then the Young's modulus क्या कहलाता है, mgl upon A delta L। ठीक, अब Young's modulus of steel upon Young's modulus of copper बराबर क्या होगा, अगर हम दोनों का रेशियो लें, देखिए सेम हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब mg और mg दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा L और डेल्टा L भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, नहीं L नहीं कैंसिल होगा, डेल्टा L कैंसिल होगा, क्योंकि लंबाई अलग अलग है। तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, YS अपॉन YC बराबर LS अपॉन AS इंटू AC अपॉन LC, क्योंकि हम LC अपॉन AC लिखेंगे नीचे और AC ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। LS की वैल्यू क्या है 4.7, AC की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁵, AS क्या है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁵, LC क्या है 3.5। ऑन सॉल्विंग रेशियो क्या है 1.79। नेक्स्ट देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, फिगर शोज द स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, फॉर अ गिवन मटेरियल व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। तो हमें यील्ड स्ट्रेंथ बता, देखिए यील्ड स्ट्रेंथ ये बी पर है, इससे ज्यादा हम खींचेंगे तो वह वापस नहीं आएगा, मतलब लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी से बाहर निकल जाएगा। तो पहला पार्ट, इन द लीनियर पार्ट ऑफ द ग्राफ वेयर हुक्स लॉ इज वैलिड, जब तक लाइन सीधी दिखती है वहीं तक हम हुक्स का लॉ लगा सकते हैं। स्ट्रेस, अब देखिए स्ट्रेस 150 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 150 हम यहां पे ले रहे हैं इस पॉइंट को, 150 इंटू 10⁻⁶, मतलब ये पॉइंट उठा रहे, इस पॉइंट पर स्ट्रेन कितना 0.02। ठीक, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन इज 0.02। आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो, और दूसरे पॉइंट में दिक्कत है कोई कट नहीं, आप ये पॉइंट भी उठा सकते हो। 300 इंटू 10⁻⁶ पर स्ट्रेन कितना 0.004 ले सकते हैं। ठीक, सॉल्व करेंगे तो यंग्स मॉडुलस कितना आया 7.5 इंटू 10⁻10। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहे थे, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ इन द गिवन ग्राफ द यील्ड पॉइंट इज बी विच करस्पॉन्ड टू रफली स्ट्रेस ऑफ 300 इंटू 10⁻6, therefore the yield strength of the material is approximate this। मतलब इस फोर्स से ज्यादा अगर हम यील्ड करेंगे तो बॉडी इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट, 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलेंडर कॉलम्स ऑफ स्टील सपोर्ट अ बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास फॉर 50,000 kg, एम दिया गया 50,000 kg, 4 पिलर है। द इनर एंड आउटर रेडाई ऑफ ईच कॉलम, अंदर रेडियस जो है हॉलो है 30 सेंटीमीटर और बाहर का है 40 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है उसके मटेरियल की। अज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूटेड टू बी यूनिफॉर्मली, चारों पिलर पे बराबर बराबर लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन, मतलब दबने वाला स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितनी दी है 2 इंटू 10⁻11, ये वाई दिया गया, वाई एस कह दीजिए। ठीक है, और पास्कल में है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों से, मतलब ऐसा यूनिट में दिया है। R1 स्मॉल r1 कितना है दैट इज 30 सेंटीमीटर, R2 दैट इज 40। बी द इनर एंड आउटर रेडाई ऑफ ईच कॉलम, देन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील इन ईच कॉलम। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया हॉलो का कैसे लेते हैं, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, तो वो क्या आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आंसर आता 0.22 मीटर स्क्वायर, ये ए कैलकुलेट कर लिया। मास हमें दिया गया 50,000, उसमें ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 का, ये हो जाएगा फोर्स दैट इज 4.9 इंटू 10⁻5 न्यूटन।
इतना ब्रिज का वेट है, 4 कॉलम पे डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन 4, तो एक कॉलम पे फोर्स कितना आएगा, इसको 4 से हमने डिवाइड कर दिया, दैट इज 1.225 इंटू 10⁵ न्यूटन। अब आके फोर्स पता चल गया है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, अब हमें स्ट्रेन भी दी गई है हमारे पास। देन यंग्स मॉडुलस बराबर क्या, कंप्रेशनल स्ट्रेस अपॉन कंप्रेशनल स्ट्रेन। तो फोर्स दैट इज गिवन, फोर्स अपॉन एरिया हमने स्ट्रेस सॉल्व किया, दैट इज इक्वल टू 1.225 इंटू 10⁵ न्यूटन, ये हमारे पास आ गया फोर्स। ठीक, डिवाइडेड बाय एरिया कितना 0.22। ठीक, यंग्स मॉडुलस कितना दिया गया, हमें स्ट्रेन निकालना था एक्चुअली में, तो ये यहां आ गया, यंग्स मॉडुलस दिया है 2 इंटू 10⁻11। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट द आंसर 2.78 इंटू 10⁻⁻6। देखिए इसमें कोई यूनिट नहीं है क्योंकि स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक, इसी टाइप के और क्वेश्चन है, उनको भी आप फॉलो अप करिएगा। ठीक।